सूरज जी, आपने अनुवाद किए, अपने जीवन की आत्मकथा लिखी। अब आते हैं कि आपने लेखन में बहुत प्रयोग किए हैं जो मैं बहुत कम देख पाता हूँ बाकी लेखकों में, कि जैसे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को भी आपने लेखन का टूल बनाया, या उसका कहूँगा कि उसके ऊपर आपने कहानियाँ लिखी। फेसबुक, व्हाट्सएप इस तरह के टूल हैं जिसके बगैर आदमी रह नहीं सकता है। उसमें नहीं है तो उसको लगेगा लोगों की कि आप हैं नहीं, क्या मतलब फेसबुक नहीं, मतलब नहीं है आप, आपका अस्तित्व ही नहीं। उस पर भी आपने कहानियाँ लिखी है, तो इस अनुभव को आप दरअसल मैं मानता हूँ कि फेसबुक बेशक आभासी है, उसके पीछे तो असली लोग हैं ना। हाँ, उसके पीछे सुख दर्द, सुख दुख झेलने वाले लोग तो वही हैं। और फेसबुक एक ऐसी खिड़की है जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ती है। बेशक समय लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। और यही कारण है कि मैंने 6 लंबी कहानियाँ और 2 उपन्यास फेसबुक के चरित्रों पर लिखे हैं। और बहुत चर्चित कहानियाँ वो, उनकी अलग किताब है, लहरों की बांसुरी तथा अन्य कहानियाँ। और मैंने फेसबुक के चरित्र को लेकर और फेसबुक की भाषा को लेकर एक नया प्रयोग किया। शायद किसी भी भाषा का पहला चैट उपन्यास लिखा, नॉट इक्वल टू लव, जो पूरे उपन्यास ही चैट में है। और उसमें चैट करते हैं, और उस चैट की सारी चीज़ें हैं उसमें। संगीत शेयर करते हैं, ओशो के बारे में बात करते हैं, सुख दर्द सुख दुख की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं। लेकिन सारी शर्तें चैट में पूरी की गई हैं। ये उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि 3 लड़कियों ने उस पर एमफिल की है। और उर्दू में इसका अनुवाद हुआ, नेपाली में अनुवाद हो रहा है, मराठी में शायद इसका अनुवाद होना है। तो मैं हमेशा प्रयोग करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मैं 20 साल पहले कहानी लिखी थी, टेलीफोन पर बातचीत के रूप में कहानी। पूरी कहानी फ़ोन पर बातचीत है, बहुत चर्चित कहानी है वो, बहुत पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। मैं अक्सर कहानी सुनाता रहता हूँ, तो मैं प्रयोग करता रहता हूँ। और फेसबुक या सोशल मीडिया ये आपके जीवन को और विस्तार देते हैं। और मैं बदनाम हूँ इस बात के लिए कि मेरी बहुत सारी महिला मित्र हैं फेसबुक पर, और जो अपने बातें मुझसे कहती हैं, शायद अपने परिवार वालों से भी ना कह पाती हों, पति से भी ना कह पाती हूँ, मुझसे बातें कहती हैं। तो बेशक उन पर कहानियाँ लिखी, लेकिन उनके अलावा किसी और को नहीं मालूम कि उन पर कहानी लिखी गई। और सारी अच्छी कहानियाँ हैं। और एक कहानी है लहरों की बांसुरी, जिसे 1 लाख से ज़्यादा लोग पढ़ चुके हैं। और शायद ही कोई पाठक ऐसा हो, पाठिका ऐसी हो जिसने एक ही बार कहानी पढ़ी हो। 2-2, 4-4 बार, 10-10 बार लोग पढ़ते हैं कहानियाँ। तो और होता चला गया, लोगों से जुड़ता चला। अब नया प्रयोग क्या कर रहे हैं? अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं पुरानी चीज़ों को ही दोहरा कर खुश हो रहा हूँ कि मैंने लिख दिया। अब नहीं हो पा रहा, आएगा कुछ और नया आएगा, लिखा जाएगा। वो भी एक दौर होता है कि हाँ रुका रहता है। लेकिन मैंने नाटक लिखा, फिर एक जलियांवाला बाग नाटक लिखा, जो जिसके कई शो हुए। बेशक लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए, लेकिन उसके भी बहुत शो हुए, बहुत पसंद किया गया। ये भी एक आयाम है कि नाटक के ज़रिए कहानियों के जब मंचन होता है, या फिल्में बनती हैं, या टीवी पे दिखाई जाती है, उसका अलग सुख मिलता है। तो नाटक बहुत प्रभावी विधा है, और दूर तक जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग आपके बोले संवाद बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो अच्छा लगता है। तो लेखन बहुत सुख देता है, बहुत मुक्ति देता है एक तरह से। मुक्ति देता है। और मुझे लगता है कि कलाकार, कोई भी कलाकार हो, जब वो रचना अभिव्यक्ति से जो भी जुड़े हैं, अभिव्यक्ति के जिस माध्यम से लोग जुड़े रहते हैं, वो उनको ये सुख मिलता है। और कई बार मैं सोचता हूँ, परेशान भी होता हूँ कि जिनके पास अभिव्यक्ति का सुख नहीं है, जो अपनी बात नहीं कह पाते। हम लेखक हैं, अपना सुख भी, अपनी बात भी कहते हैं, दूसरों की बात भी कहते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं, दूसरों की बात भी अपनी बात कह के लिखते हैं। लेकिन जिनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है,
अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं है। सचमुच वो सोच के तकलीफ़ होती है कि अपने घुटते रहते हैं वो अपनी बात कहने के लिए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास कलम है, मैं लिखता हूँ और दूसरों तक पहुँचता हूँ, और मेरा बहुत बड़ा पाठक वर्ग है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिलिपि एक वेबसाइट है जिसमें मेरे 5 लाख से ज़्यादा पाठक हैं, 5 लाख। जो रोज़ाना मुझसे संपर्क करते हैं, कहानी के बारे में बात करते हैं, मित्र बनते हैं, फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। मेरा एक लघु उपन्यास है जो मेरी पाठिका ने अपनी कहानी सुनाकर मुझे तैयार सूत्र दिया कि मैं उसकी कहानी लिखूं, उसके दुख दर्द को लोगों तक पहुंचा। ख्वाबगाह बहुत शानदार। वो भी फेसबुक की ही नायिका वहीं से मिली है। तो लव नॉट इक्वल टू लव और ख्वाबगाह उपन्यास फेसबुक से आए, और 6 लंबी कहानियाँ, ये लहरों की बांसुरी तदन्य कहानियाँ, ये भी फेसबुक के चरित्रों पर, महिला चरित्रों पर कहानियाँ हैं। तो शायद मैं अकेला ही लेखक हूँ जो इसने फेसबुक को लेकर इतना काम किया है और उसे पॉजिटिव माना है, और हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है उसमें। मेरी भी नज़र में नहीं आया कि जो फेसबुक को लेकर या सोशल मीडिया को लेकर इतना, मुझे एक तो लेखक अवेयर नहीं होते हैं, इतना टेक सेवी नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना भागते चाहिए। हैं वो, अरे नहीं यार मुझे समझ में नहीं आता, तो भागते हैं और आप उसमें नया खोजते हैं, और नया खोजते खोजते कहानी खोज लेते हैं। मुझे फेसबुक ने हज़ारों मित्र दिए हैं, पाठक दिए हैं, अनुवादक दिए हैं, किताबों के खरीदार दिए, और सबसे बड़ी बात चरित्र दिए हैं जो मुझे अन्यथा ना मिलते। मैं रिटायर होने के बाद अगर फेसबुक पे समय देता हूँ तो कुछ ना कुछ नया मिलता है और नए अनुभव मिलते हैं, लोगों की बातें पता चलती हैं कि लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। सब लोग कंधा तलाश रहे हैं कि जहाँ पर थोड़ी देर के सुकून के लिए अपना सिर टिका सकें। 2 विषय और मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो हम आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर गए हैं, तो आपने शुरुआती दौर वो देखा होगा जब आज़ादी मिली, उसके बाद शुरुआती दौर था, तो उस समय के इन 50 सालों 60-70 सालों में जितना आपने देखा होगा, क्या परिवर्तन आपने किस तरह से देखा है देश में, और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं उनके बारे में एक छोटा संक्षिप्त। हमारा जीवन बहुत बेहतर हुआ, सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है, और हम बेहतर जीवन जी रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। लेकिन जातिवाद हमारा सबसे बड़ा फोड़ा है जो हमें तकलीफ दे रहा है, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षा नहीं पा रहा है, नहीं, उसके हिस्से में नहीं आती है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है। जो खाई है बढ़ती चली जा रही है, और बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमने जुटाई हैं, लेकिन वो सुविधाएं बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रही हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वंचित है, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि मैं रिटायरमेंट के बाद गुजरात में लगभग 10 साल पहले, 9 साल पहले, एक गुजरात के एक गांव में गया सामूहिक विवाह का साक्षी बनने। हमारे एक मित्र ने शादी विवाह संपन्न कराने थे, वहाँ पर सामूहिक विवाह कराने थे। कुछ बच्चों, कुछ पुरुषों और कुछ महिलाओं के गोद में बच्चे थे, उनकी शादी हो रही थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शादी तब तक मान्य नहीं मानी जाती जब तक गांव वालों को दाल चावल ना खिला दें। उनके पास इतने भी साधन नहीं हैं कि गांव वालों को 10 लोगों को दाल चावल खिला सकें और शादी को मान्यता मिल सके उनकी। वहाँ मैंने एक और बात देखी, सारा सामान नकली मिल रहा था, बिस्किट भी, वेफर भी, सारी चीज़ें नकली, साबुन भी नकली, टूथपेस्ट भी नकली। ये धोखा
पढ़ा लिखा वर्ग गाँव वालों के साथ कर रहा है, आदिवासियों के लिए कर रहा है। ये मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उनका जीवन देखकर, कि उनको जो कुछ भी दिया जा रहा है नकली दिया जा रहा है, पढ़ाई उनके हिस्से में नहीं आ रही है। बहुत बड़ा वर्ग अभी भी वंचित है। तो ये बड़ी तकलीफ होती है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद, हमारी आज़ादी के साथ साथ बहुत से देश आज़ाद हुए, हमारे बाद भी आज़ाद हुए, बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उनके सामने समस्याएं नहीं थी, जाति नहीं थी, ये आरक्षण वाला मामला नहीं था और ये नहीं था, और हमारे उनके सामने कहना तो नहीं चाहिए लेकिन भ्रष्ट राजनीति नहीं थी उनके सामने। अब जो भी नेता बनता है सामने टारगेट रख के बनता है कि इतना खर्च कर रहा है और कितना करोड़ कमाना है। उसके साथ ब्यूरोक्रेसी भी जुड़ी हुई है, ठेकेदार भी जुड़े हुए हैं, सब पूरा समाज उसमें लिप्त है। उसमें किसी एक वर्ग की बात करें, सब समाज नीचे से ऊपर तक। जो आप कह रहे हैं कि नकली चीज़ें उनको दी जा रही हैं, तो नकली चीज़ें कोई कहता दो, जो लोग देने जा रहे हैं कि मैं कल पवई से आ रहा था तो मेट्रो के लिए आधे आधे खंबे पूरे रास्ते पे खड़े हुए हैं, नहीं बन रहे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि एक स्टेशन तक की दूरी पूरे बनाई जाती, गाड़ी चलाई जाती, उसके बाद दूसरा काम शुरू किया जाता, लेकिन नहीं, इस जगह का इंजीनियर और ठेकेदार अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, सबको कमाना है। अगर एक स्टेशन तक की दूरी के बना लिए जाते, ऑपरेट कर दी जाती, तो उसके बाद दूसरा स्टेशन बनाइए ना। रिसोर्सेज है, धन है, सुविधाएं हैं, सारी चीज़ एक पर लगती ना, लेकिन नहीं, सबको कमाना है। अब कौन किसको दोष दे, सब शामिल है। और एक मुंबई शहर का, जो आप तो देश के बहुत सारे शहरों में रहे हैं, नौकरी करते हुए रहे हैं, सेमिनार में गए हैं, घूमने गए हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में आपने चक्कर लगाए हैं। मुंबई शहर के बारे में आपका नज़रिया? अब ना ही कहलवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं एक तुलना करना चाहूँगा कि बहुत सारे देशों में मैं गया, वहाँ लोग देश की कद्र करते हैं और देश लोगों की कद्र करता है, इसलिए वो संपन्न है। दोनों बातें हैं, बिल्कुल। यहाँ ना देश हमारी कद्र कर रहा है और ना हम देश की कद्र कर रहे हैं। और मैं इसके बारे में क्या कहूँगा, किसी शहर के बारे में मैं कहकर दूसरे शहर को कदर नीचा करना नहीं। कुल मिला के ये कि देश हमारी परवाह नहीं करता और हम तो देश की परवाह नहीं करते, दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं। चलिए सूरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी कहानियों के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके दर्शकों से बात करके, श्रोताओं से बात करके। और मुझे नहीं मालूम कि लेखक आम जनता से कैसे अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा तो होता है, थोड़ा सा होता है, बहुत नहीं तो थोड़ा सा तो होता ही है। और आपको जो सूरज जी की ये किताबें चाहिए होंगी, तो निश्चित रूप से इतनी शानदार किताबें हैं कि बार बार आपको पढ़ने का मन करेगा। तो इसका नीचे लिंक दिया होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। इस चैनल का सर जी सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, मेरे अंदर जो इच्छा यही थी कि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं कि पढ़ें। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि पहली जब किताब थी तो कि थोड़ा अंश बताएं, कई लोगों ने किया। जो शुरुआत के मैंने जो इसमें अंधा युग आधे अधूरे के बारे में बात की, तो कई लोगों की दुकानों पर, अच्छा इसीलिए मेरे पास कई ऑफर आए किताब खरीदने के लोग। कई लोगों ने कहा कि ये सुन के लगा कि अभी ख़रीद लो किताब। तब मुझे लगा कि ये चीज़ें सक्सेस हैं, कि ठीक है आपको बताएं, थोड़ा सा दें और फिर वो प्रेरित हों पढ़ने के लिए। तो आप प्रेरित होकर पढ़ें, दूसरों से लेके पढ़ें, ख़रीद के पढ़ें, लेकिन कोशिश होगी ख़रीद के पढ़ें। और जो किताब हाथ में ले करके और पन्ने पलट करके और फिर सोचने का जो सुख है सर, कलाम साहब ने कहा था कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो अच्छे दोस्त बनाएं और अच्छी किताबें पढ़ें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए रचनाकार के साथ, किसी नई किताब के साथ, किसी नए नाटक के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।